कई भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी हुई, लेकिन मैं इसका बचाव नहीं कर रहा हूँ। हमारी सरकार इस पर राजनीति नहीं करेगी और 15 दिन का समय दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस एक दिन में इसे व्यवस्थित नहीं कर पाई। राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारी सेल्फी लेने में बहुत व्यस्त थे। सरकार ने इसमें बहुत लापरवाही की है। वाह मुख्यमंत्री साहब, गजब का ज्ञान। एक हादसे की तुलना दूसरे हादसे से। एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते यही आपकी जिम्मेदारी है। 11 लोगों की मौत हुई आपके प्रदेश में, वो भी घोर लापरवाही और प्रशासनिक नाकामी की वजह से। लेकिन आपने इसे जोड़ दिया यूपी के महाकुंभ में हुए भगदड़ से। माना कि आरसीबी की जीत से हर कोई जश्न में डूबा था, लेकिन विक्ट्री परेड निकालने की जरूरत क्या थी? वो भी तब जब आपके ही प्रशासन ने इसे करने से साफ साफ इनकार कर दिया था कि भीड़ मैनेज नहीं हो पाएगी। फिर भी क्यों? क्या आपने लोगों की जान को इतना सस्ता समझ रखा है कि जब अनहोनी का अंदेशा था फिर भी लोगों की जान से खिलवाड़ किया? जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खानापूर्ति के नाम पर आपने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर यह आपकी सरकार प्रशासन के बीच तालमेल की कमी को बताता है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, यह आप मानिए कि आपके पूरे तंत्र ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। बेंगलुरु में जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ कई लोगों की जिंदगियां छीनी, बल्कि सिस्टम की असलियत को बेनकाब कर दिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, यह प्रशासनिक लापरवाही का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हर पन्ना सवालों से भरा है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये कि इसे रोका क्यों नहीं गया। हादसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर तरीके से कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई। सवाल उठ रहे हैं कि वहां के ब्यूरोक्रेट्स तो सेल्फी लेने में बिजी थे। स्टेडियम में तो 36,000 लोगों की कैपेसिटी थी, तो लाखों की भीड़ कैसे पहुंच गई? ग्राउंड मैनेजमेंट में सरकार से लेकर प्रशासन तक सब विफल रहे। पर ठहरिए जनाब, महाकुंभ हादसा तो आपको याद होगा। इसी साल प्रयागराज में हुआ था, 45 दिन चला था। वहां भी तो आप भीड़ मैनेज करने में नाकाम रहे। आपकी सरकार ने खुद 30 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया। तब कहा थी प्रशासन की ग्राउंड मैनेजमेंट की स्किल। आपने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को महाकुंभ के प्रचार के लिए बुलाया था, लेकिन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को माना कि उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ी थी। तब विपक्ष आप पर हमलावर था और अब बीजेपी। देखिए, आयोजन, जलसे, जश्न कहीं भी हो, जमीनी तौर पर आपकी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। सवाल उठाइए, लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान से इतर। एक आम नागरिक के तौर पर सरकार किसी की भी हो, लोग सुरक्षित रहने चाहिए। बेंगलुरु की सड़कों पर यह जीत का जश्न था, लेकिन वो जश्न कब मातम में बदल गया किसी को पता नहीं चला। 11 घरों के चिराग बुझ गए और पीछे रह गई सिर्फ सिसकियां और सवाल जो अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या मौतें सिर्फ हादसा थी या सिस्टम की सुनियोजित नाकामी? क्यों नहीं की गई सही भीड़ प्रबंधन की तैयारी जब पता था कि लाखों जुटेंगे? क्या हमारे शहर सिर्फ चमक धमक में ही आधुनिक है, या हम सच में तैयार हैं इतने बड़े आयोजनों के लिए? इस हादसे के बाद एक बात तय है, आरसीबी ने ट्रॉफी जीत ली, लेकिन सिस्टम ने इंसानियत हार दी। और जब तक जवाबदेही तय नहीं होती, आइए आपको इस हादसे की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 3 जून रात 11 बजे 18 साल बाद आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीती। बेंगलुरु में फैंस के साथ जश्न मनाने के लिए विराट कोहली ने स्पेशल सेलिब्रेशन की जानकारी दी। देर रात आरसीबी की जीत के बाद रात में ही फैंस विधानसभा से स्टेडियम तक के रास्ते में इकट्ठा होने लगे। देर रात सड़कों पर जश्न मना, कई जगह भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 4 जून सुबह 7 बजे आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोपहर 3:30 बजे से विक्ट्री परेड निकालने की घोषणा की। सुबह 9 बजे कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम के साथ सेलिब्रेशन की तैयारी की। राज्य सरकार ने भी आरसीबी टीम को विधानसभा में सम्मानित करने का इवेंट शेड्यूल किया। दोपहर 12 बजे आरसीबी के फैंस लाखों की संख्या में कर्नाटक विधानसभा और स्टेडियम के बाहर जमा हुए। भीड़ लगातार बढ़ती रही। शाम 3:14 पर आरसीबी ने ट्वीट किया, विक्ट्री परेड के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन होगा। इसके फ्री पास कलेक्ट करने के लिए वेबसाइट की लिंक जारी की गई। फिर दोपहर 3:30 पर आरसीबी की टीम स्पेशल फ्लाइट से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार रिसीव करने पहुंचे। शाम 4:10 पर स्टेडियम की क्षमता 35,000 लोगों की थी, जबकि करीब 3 लाख लोग बाहर जमा थे। और ऐसे में एंट्री को लेकर भीड़ बेकाबू हुई। पुलिस ने हल्की फुल्की लाठीचार्ज करनी शुरू कर दी। शाम 5 बजे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक विधानसभा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर करीब 3 लाख लोग पहुंच गए।
शाम 5:30 पर आरसीबी टीम विधानसभा पहुंची, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके मंत्रियों ने टीम का सम्मान किया। फिर उसके बाद शाम 6 बजे टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने जीत का सेलिब्रेशन आयोजित किया। शाम 7:30 पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने घटना पर दुख जताया और कहा कि मरने वालों की संख्या तय नहीं है। फिर 7:50 पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 33 लोग घायल हुए। देखिए, एयरपोर्ट से विधानसभा तक का जो रास्ता है वो 36 किलोमीटर का है, जहां टीम का सम्मान हुआ। वहां 1 लाख लोग इकट्ठा हुए। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन विधानसभा से स्टेडियम तक का 2.5 किलोमीटर का सफर है और स्टेडियम के मेन गेट पर 3 लाख लोगों की भीड़ जुटी और यहीं से भगदड़ ऐसी शुरू हुई कि 11 लोगों की सांसें थम गई। इस दुखद घटना पर पूरे प्रदेश का माहौल गमगीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही हृदय विदारक है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बेंगलुरु हादसे के पीछे के 5 बड़े किरदार कौन हैं। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम मैनेजमेंट। भूमिका यह रही कि जीत के बाद सेलिब्रेशन और विक्ट्री परेड की घोषणा सोशल मीडिया पर की गई, लेकिन किसी स्पष्ट क्राउड कंट्रोल प्लान या अनुमति की जानकारी नहीं दी गई। सवाल यह है कि क्या बिना पूरी सरकारी मंजूरी के इस तरह का ऐलान करना भीड़ को न्योता देना नहीं था? दूसरा, कर्नाटक सरकार और प्रशासन। भूमिका यह रही कि टीम को विधानसभा में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम शेड्यूल में शामिल थे मुख्यमंत्री और मंत्रीगण। सवाल यह कि जब सरकार जानती थी कि आयोजन बड़ा होगा तो फिर क्राउड कंट्रोल और सुरक्षा के लिए एडवांस तैयारी क्यों नहीं की गई? तीसरा, पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट। भूमिका यह कि पुलिस का कहना है कि विक्ट्री परेड की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी परेड हुई और लाखों लोग सड़कों पर उतरे। सवाल यह है कि अगर अनुमति नहीं दी थी तो भीड़ को रोकने या डाइवर्ट करने की रणनीति कहां थी? क्यों लाठीचार्ज जैसे उपाय आखिरी वक्त तक टाले गए? चौथा, सोशल मीडिया और अफवाह फैलाने वाले तत्व। भूमिका यह कि आरसीबी के ट्वीट, टिकट वितरण की अफवाहें और फ्री एंट्री जैसी बातें तेजी से सोशल मीडिया पर फैली। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन डिजिटल चैनल्स को मॉनिटर नहीं किया गया? अफवाहों को काउंटर करने की कोई सरकारी या पुलिस रणनीति क्यों नहीं थी? पांचवी, आयोजन स्थल यानी कि कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन। भूमिका ये कि स्टेडियम में जीत का उत्सव आयोजित हुआ, लेकिन महज 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग पहुंच गए। सवाल यह कि क्या क्राउड एस्टिमेट पर कोई योजना नहीं बनाई गई थी? क्या एंट्री पॉइंट्स को संभालने के लिए पर्याप्त स्टाफ और इमरजेंसी सर्विस उपलब्ध थी? अब सवाल यह है कि आरसीबी की जीत के बाद जो विक्ट्री परेड रखी गई है, इसको लेकर क्या कोई नियम है? वैसे देखिए, विक्ट्री परेड को लेकर कोई नियम तो नहीं है और उसी की बात से अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विक्ट्री परेड को कैंसिल किया जा सकता था? भीड़ नियंत्रण को लेकर शुरुआती चेतावनी दी। देखिए, आयोजन से पहले सोशल मीडिया पर भारी भीड़ की संभावना दिख रही थी। टिकट लिंक शेयर हो रहे थे। लाखों की संख्या में लोगों के आने का संकेत मिल रहा था। अगर आयोजकों और प्रशासन ने इन संकेतों को गंभीरता से लिया होता तो भीड़ नियंत्रण न होने के जोखिम पर कार्यक्रम रद्द किया जा सकता था। पुलिस ने पहले ही परेड को अनाधिकृत बताया था। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक विक्ट्री परेड की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसे में प्रशासन के पास पूरा अधिकार था कि वो इस परेड को सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर रद्द कर दे। स्टेडियम की क्षमता बनाम भीड़ का अनुमान। चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्षमता सिर्फ 35,000 थी, लेकिन बाहर जमा हुए लोग थे 3 लाख से ज्यादा। अब इतने बड़े गैप को देखते हुए कोई भी जिम्मेदार प्रशासन अलर्ट होता और या तो आयोजन रोकता या फिर टालता। मुंबई में कंट्रोल्ड परेड का उदाहरण मौजूद था। अब जब मुंबई में भारत की T20 विश्व कप जीत के बाद विक्ट्री परेड हुई तो मुंबई पुलिस ने रूट, सुरक्षा, बैरिकेडिंग, मेडिकल सपोर्ट, ट्रैफिक कंट्रोल सब कुछ फुल प्रूफ किया। बेंगलुरु में ऐसी तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी नहीं है तो आयोजन को रोकना जिम्मेदारी बनता था। ऑनलाइन सेलिब्रेशन का विकल्प था। एक वैकल्पिक डिजिटल इवेंट जिसे लाइव कॉन्सर्ट, फैन इंटरेक्शन, वर्चुअल मीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कराया जा सकता था, जैसा कोविड के समय में कई टीमों ने किया। इससे जश्न भी होता और भीड़ की समस्या से भी बचा जा सकता था। ये मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी जो सिस्टम ने अनसुनी कर दी। हर जीत के पीछे अगर ऐसी हार छुपी रहेगी तो अगली कतार में शायद हम या आप खड़े होंगे। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये वक्त की पुकार है। अब भी ना चेते तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा।